जय हिंद। मैं सौरभ और आप मेरे साथ एडू सबल के ऑनलाइन क्लास में केमिस्ट्री कंटिन्यू कर रहे हैं। केमिस्ट्री में अब तक हम लोगों ने एटम पढ़ा, रेडियो एक्टिविटी पढ़ा और ये हमारा अगला चैप्टर एसिड, बेस एंड सॉल्ट है, जिसमें हम एसिड पढ़ चुके हैं और बेस को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखते हैं बेस। तो बेस को हम हिंदी में भस्म बोलते हैं और कभी कभी इसको आप क्षार लिखा हुआ देखते हैं। तो ये क्षार, इसका एग्जैक्ट हिंदी नहीं होता, लेकिन जब इसी बेस को आप पानी में घोल देते हैं, जब इसी बेस को आप पानी में घोल देते हैं तो आपको क्षार प्राप्त होता है और इस क्षार को इंग्लिश हम अल्कली बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं बेस का। तो बेस ये टेस्ट में कैसा होगा? कड़वा होगा। कैसा होगा? कड़वा होगा। जबकि एसिड कैसा होता था? खट्टा होता था। बेस को लिटमस पेपर पे गुजारने पर ये रेड से ब्लू हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लाल से नीला हो जाएगा। जबकि एसिड क्या होता था? नीला से लाल होता था। मैं साथ ही साथ आपके रिवीजन के लिए प्रयास कर रहा हूं। अगला, एसिड से भी और बेस से भी, दोनों के जलीय घोल से यानी वाटर सोल्यूशन से क्या होगा? करंट पास करेगा, इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा। एक बार जब आप एसिड देख रहे थे तो एसिड को जल में घोलने पर क्या हो रहा था? H+ आयन दे रहा था। क्या दे रहा था? H+ आयन दे रहा था। जबकि बेस को अगर आप जल में घोलेंगे तो OH- आयन देगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं, जैसे वहां हमने आपको बताया था, रिनियस ने कहा था कि किसी तत्व को अगर हम जल में घोलते हैं और अगर वह H+ आयन देता है तो एसिड है। ठीक उसी तरीके से अगर हम किसी चीज को जल में घोलते हैं और वो OH- आयन देता है तो वो क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा, अर्थात भस्म। मुझे उम्मीद है भस्म और क्षार के बीच में आप डिफरेंस समझ चुके होंगे। इसी बेस को जब पानी के साथ अर्थात जल के साथ घोल दिया जाता है तो क्या बन जाता है? क्षार बन जाता है। आगे बढ़ते हम लोग। जैसे यहां देखेंगे NaOH को जब हम वाटर के साथ मिलाते हैं तो हमें क्या मिला? Na+ और OH-, और यही OH- क्या है? बेस। क्लियर? आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि स्ट्रेंथ अर्थात प्रबलता के आधार पर बेस जो होता है अर्थात भस्म जो होता है वो कितने तरह का होता है? 2 तरह का। एसिड में भी आपने देखा था कि स्ट्रेंथ के बेसिस पर अर्थात प्रबलता के आधार पर एसिड भी 2 तरह का हो रहा था, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। उसी तरह से बेस भी 2 तरह का होगा, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच? तो स्ट्रॉन्ग बेस हम उसे कहेंगे जो जल में घुलने के बाद OH- आयन ज्यादा देगा, वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। जबकि वीक बेस OH- आयन कम देगा। क्लियर? सेम प्रोसेस होता था एसिड के साथ भी। H+ आयन अगर ज्यादा मिलता था तो स्ट्रॉन्ग एसिड और H+ आयन अगर कम मिलता था तो वीक एसिड। आगे बढ़ते हैं हम। जैसे यहां आप देख रहे हैं CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, LOH का होल थ्राइस, या फिर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये सभी आप इन सभी के साथ आपको जो मिला हुआ दिखेगा वो क्या होगा? कुछ इसी तरह का बेस होगा। वीक बेस, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस का उदाहरण NaOH, KOH और इनके साथ जो OH आपको मिलेंगे वो। तो इस तरह से आप स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस भी पहचान सकेंगे। साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड भी पहचानने के लिए मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, उसे आप ध्यान से देखें। उम्मीद है वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान हम देखेंगे कि एसिड और बेस दोनों को आपस में मिलाने पर हमें सॉल्ट मिलता है और साथ ही साथ वाटर मिलता है। वाटर को हम लोग H2O बोलते हैं। ठीक है, मैंने वाटर को आपको बताया है कि 3 तरह से वाटर का फॉर्मूला आपको मिलता है। एक प्रोटियम है, एक ड्यूटेरियम है और एक ट्रिटियम है। ठीक है, आप याद भी रखेंगे ड्यूटेरियम भारी जल के प्रयोग में। ठीक, और पीछे के क्लास को आप रिवाइज करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग एसिड।
ठीक। तो यहां से आपने देखा कि हमारे पास HCl एसिड है और NaOH बेस है, और दोनों कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। दोनों को जब हम आपस में मिलाए तो Na और यहां से Cl मिलकर के बना NaCl सोडियम क्लोराइड, और जो रेस्ट बचा वो इसका OH और इसका H मिलकर के क्या बना गया, वाटर। ठीक है, यहां से हमको जब दोनों एसिड और बेस को मिलाकर के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराते हैं, ठीक, तो हमें मिलता है कॉमन सॉल्ट, जिससे हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। कभी कभी आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया कि टेबल सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टेबल शुगर का फॉर्मूला क्या होता है। तो टेबल सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा, NaCl। टेबल शुगर पे हम आगे चर्चा करेंगे। ध्यान देंगे आप कि इस प्रोसेस से भी हम टेबल सॉल्ट निकालते हैं, जिसे हम कॉमन सॉल्ट या फिर सोडियम क्लोराइड कहते हैं। लेकिन हमारे यहां जनरली कॉमन सॉल्ट अर्थात साधारण नमक, यहां हिंदी में लिख देता हूं, साधारण नमक प्राप्त करने का तरीका क्या है, तो वो है कि हम लोग सी वाटर से, यानी कि समुद्र के जल से इवोपोरेशन प्रोसेस द्वारा अर्थात वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा समुद्र जल से हम लोग क्या करते हैं, साधारण नमक प्राप्त करते हैं। लेकिन वो नमक डायरेक्ट यूज के लायक नहीं रहता है, तो हम उसको अपने यूज के लायक बनाने के लिए क्या करते हैं कि एक और प्रोसेस कराते हैं, जिसको हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, अर्थात रवाकरण प्रक्रिया। ठीक, और इस रवाकरण प्रक्रिया के द्वारा हम उस समुद्र जल से जो हमें इवोपोरेट करके नमक मिला रहता है उसको क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। प्यूरिफिकेशन मतलब शुद्धिकरण करते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि साधारण नमक को प्राप्त करने का तरीका क्या है, इवोपोरेशन अर्थात वाष्पीकरण। ठीक है, साधारण नमक को शुद्ध करने का तरीका क्या है, तो आपका आंसर होगा क्रिस्टलाइजेशन अर्थात रवाकरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हमने देखा कि पीछे एसिड और बेस पड़ा, उस एसिड बेस का जब हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराया तो वहां से हमें एक नया वर्ड मिला सॉल्ट, और हम अब आगे कंटिन्यू करते हैं सॉल्ट को। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि सॉल्ट का नेचर कैसा हो सकता है। तो हमने देखा कि सॉल्ट का नेचर एसिडिक हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है और बेसिक हो सकता है। ठीक है, जहां पर कि एसिडिक होने का मेन कॉज क्या होगा, तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ अर्थात मजबूत अम्ल के साथ वीक बेस का अगर हम दोनों का मिश्रण करें, दोनों को मिलाएं, तो हमें यहां से कैसा नमक मिलेगा, एसिडिक अर्थात अम्लीय लवण। अम्लीय लवण। सॉल्ट को हम यहां पे लवण ही पढ़ेंगे। ठीक, तो कैसा मिल जाएगा हमें, अम्लीय। वजह क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ जब वीक बेस मिलाएंगे तो हमें एसिडिक सॉल्ट प्राप्त होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप HCl को देखे हैं बहुत बार पीछे, कि HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और NH4OH क्या है, वीक बेस है। दोनों को जब आपस में मिलाएंगे तो NH4Cl मिलेगा। ठीक है, और ये कैसा नमक मिलेगा हमको, एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, ये वाटर रहा। अब एक बात और, एसिडिक और बेसिक पहचानने के लिए मैंने आपको पीएच स्केल किसने दिया था, सोरेनसन ने, याद रखेंगे आप सभी। ठीक, तो हमने आपको पीएच स्केल की सहायता से बता दिया है कि कब एसिडिक होगा, कब न्यूट्रल होगा और कब बेसिक होगा। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि अगर 7 पीएच स्केल पर 7 से वैल्यू कम होगा तो क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, जितना ही वैल्यू कम होगा अर्थात 7 से 0 की तरफ जितना ही हम बढ़ते जाएंगे क्या होगा, एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा। ठीक है, अर्थात पीएच वैल्यू घटना और एसिडिक नेचर बढ़ेगा। ठीक है, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं और 7 पे पहुंचते हैं तो 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है अर्थात उदासीन होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग तो जैसे ही 7 से वैल्यू बढ़ते बढ़ते 14 तक पहुंचेगा, अर्थात 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, तो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ता जाएगा बेसिक नेचर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे हम 7 पे देखते हैं, तो 7 पे जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस
स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अर्थात दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे। उस स्थिति में जब इनको स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाते हैं तो हमें NaCl और वाटर मिलता है। और ये NaCl कैसा होगा? न्यूट्रल सॉल्ट होगा, जिसे हम यूज में लाते हैं आमतौर पे। ठीक है, अर्थात इसी को हम कॉमन सॉल्ट या फिर टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट में क्या होगा? जैसे आपने देखा कि एसिडिक सॉल्ट में क्या हो रहा था? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, उसी तरह से बेसिक सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, अर्थात जो स्ट्रॉन्ग होगा वैसा सॉल्ट होगा। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो एसिडिक सॉल्ट, बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो बेसिक सॉल्ट। ठीक है, यहां पर आपने देखा NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है और ये CH3COOH, ये क्या है? इसका फॉर्मूला मैंने पीछे बताया है आपको, क्या बोलते हैं इसको, आप मुझे कमेंट में इसे बताएंगे कि क्या बोलते हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि आप वीडियो को कितना सीरियसली देख रहे हैं। ठीक है, तो CH3COOH क्या है? वीक एसिड, अर्थात कमजोर अम्ल है। ठीक है, इन दोनों को जब आपस में मिलाया गया तो क्या मिला हमें? CH3COONA, और ये कैसा होगा? बेसिक सॉल्ट होगा। कैसा होगा? बेसिक सॉल्ट। और बाकी यहां रहा वाटर। उम्मीद करता हूं मैं कि आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का ये प्रोसेस समझ में आया होगा, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के माध्यम से हमें, यानी एसिड और बेस के माध्यम से हमें सॉल्ट मिलता है, जहां पर कि हमने देखा कि हम तीन तरह के सॉल्ट प्राप्त कर सकते हैं, एसिडिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। आगे हम इसी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यूज देखेंगे, जहां से कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस टैली करने के चांसेस बनेंगे। ठीक है, आगे हम इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखेंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम हिंदी में स्थिरीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। अभिक्रिया, ठीक है। यहां पर हम देखेंगे कि क्या यूज है इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। ठीक, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के तहत हमने देखा कि एसिड और बेस मिलकर के सॉल्ट और वाटर हमें दे रहे थे। तो जैसे कभी कभी हमें एसिडिटी हो जाती है, सही ढंग से खाना नहीं पचता और पेट में ये निकलने वाला एंजाइम HCl तो सिक्रीट होता है, लेकिन अपना वर्क नहीं कर पाता सही तरीके से, जिसकी वजह से बदहजमी जैसे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने होते हैं। तो उस स्थिति में आप दुकान पे जाते हैं और डॉक्टर आपको एक टैबलेट दे देता है, आप उसे लेकर के घर आते हैं, खाते हैं, सही हो जाते हैं। तो वो टैबलेट किसका होता है? तो वो जो टैबलेट होता है वो बेस होता है। कौन होता है? बेस होता है। और बेस में भी कैसा बेस होगा? वीक बेस होगा। आपने देखा होगा कभी कभी आपको एक सिरप मिल जाता है और वो सिरप लगभग उजला दूध तरीके का होता है। तो वो उजला दूध तरीके का जो आपको सिरप मिलता है वो किसका सॉल्यूशन होता है? मिल्क और मैग्नीशिया का, जिसे आप लेते ही ठीक ठीक फील करने लगते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि उस एसिडिटी से बचाने के लिए आपको जो दवा दिया गया वो क्या कहलाएगा? एंटासिड कहलाएगा। और वो एंटासिड क्या होगा? वीक बेस होगा। तो यहां से आपसे अंदर से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। अगर नॉर्मली पूछना होगा एक हल्का क्वेश्चन तो आपसे पूछा जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला बता दीजिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल प्लस। लेकिन अगर उसको एक अच्छा क्वेश्चन बनाना होगा तो कहेगा कि एसिडिटी के दौरान हम यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, या और भी तो कोई ऑप्शन दे देगा। तो वहां पे आपका जवाब होना चाहिए वीक बेस, क्योंकि ये जो HCl है वो तो अपने आप में स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। और यहां आपने देखा कि HCl और MgOH का होल टेस्ट दोनों को मिलाने के बाद, दोनों आपस में मिलने के बाद, रिएक्शन करने के बाद क्या बनाते हैं? MgCl2 अर्थात सॉल्ट, और ये H2 वाटर, और आपकी स्थिति पहले जैसे हो जाएगी। जैसे आप इनो लेते हैं या फिर डाइजीन लेते हैं, तो डाइजीन में भी क्या है? डाइजीन है क्या? तो डाइजीन भी एक बेस है। ठीक, जो आपके एसिडिटी के
के साथ मिल करके, जो आपके बॉडी के एसिड के साथ मिल करके और क्या करता है, वो बेस और आपका एसिड मिल करके सॉल्ट और वाटर बना करके फिर आपको नॉर्मल पोजीशन में ला देते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, एसिडिटी के दौरान जब आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं और अपने आप को बेहतर फील करते हैं, इनो लेते हैं, 6 सेकंड में आपको आराम मिलने लगता है। रीजन क्या है कि आपके एसिडिटी को इसमें क्या मिलता है, बेस, और आपका एसिड और ये बेस मिलकर के क्या किए, सॉल्ट और वाटर में टूट गए और फिर आपकी स्थिति नॉर्मल हो गई। एक बात ध्यान देंगे, कोल्ड ड्रिंक्स में क्या मिला होता है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हम क्या बोलते हैं, खाने वाले सोडा बोलते हैं, और उसी खाने वाले सोडा को हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, और उसी सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaHCO3, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़िएगा। और कभी कभी आप देखते हैं कि बिच्छू किसी को काट ले या फिर चींटी काट ले, बहुत ज्यादा जलन होती वहां पे, तो उस स्थिति में, हालांकि चींटी के केस में तो जल्दी कोई यूज नहीं करता, लेकिन अगर किसी को बिच्छू काट ले, हॉस्पिटल जाते हैं, आपको एक सॉल्यूशन लगा दिया जाता है। वो सॉल्यूशन क्या होता है, तो वो सॉल्यूशन जो होता है, चूंकि आपको पता है कि इन सभी के डंक में एसिड मिलेगा, तो एसिड को ब्रेक करने का काम कौन करेगा, बेस करेगा। तो वो जो सॉल्यूशन होता है वो बेस का सॉल्यूशन होता है, अर्थात उस सॉल्यूशन में जो चीजें आपको मिलेंगी वो क्या होंगी, बेस होंगी। हालांकि उस सॉल्यूशन को आप कैलेमाइन सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक, और यहां से फॉर जो एंट या फिर आपकी स्कॉर्पियन अर्थात बिच्छू के डंक का जो एसिड होता है वो और ये कैलेमाइन सॉल्यूशन मिलकर के, क्योंकि ये कैलेमाइन सॉल्यूशन जो होंगे वो बेस होंगे और ये एसिड दोनों मिलकर के क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर, और फिर आपको आराम मिल जाएगा। या फिर आप देखे होंगे कि दांतों में कैविटी होती है, ठीक, और आप प्रचार देखते हैं आपकी टूथपेस्ट में नमक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। होता क्या है कि रात भर के दौरान आप जो खाए पिए रहते हैं वो एक प्रोसेस होता है, उसके बाद जब आप कोई मीठा चीज खाते हैं तो उस मीठा चीज के साथ आपके जो अंदर माउथ में जो लार वगैरह है, ये सब मिल करके एक एसिड बनाते हैं, और जिस एसिड का वैल्यू 5 से कम होता है, क्योंकि 5 तक रहेगा तो आपके दांतों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जब वो एसिडिटी 5 से कम होने लगती है तो वो आपके दांतों के इनामेल को क्या करते हैं, नष्ट करने लगते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं कि कैविटी, उसको हम क्या बोलते हैं, कैविटी बोलते हैं। ठीक है, तो उसी कैविटी से बचने के लिए हमें क्या करना होता है, कोई भी बेस युक्त यानी एक ऐसा पेस्ट यूज करते हैं जिसमें बेस हो। आपके माउथ के अंदर की एसिडिटी जो कैविटी का रूप लिए हुए और वो बेस मिलकर के फिर से किस में ब्रेक हो जाएगा, सॉल्ट और वाटर में, और फिर आपके दांतों को आराम मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ प्रोसेस हैं जिसको आप एसिड और बेस मिल करके वो क्या करते हैं, सॉल्ट और वाटर के फॉर्म में टूट जाते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपके जो खेत है उसमें निरंतर फर्टिलाइजर यूज होने के चलते क्या होने लगता है, तो निरंतर फर्टिलाइजर यूज होने की वजह से उसकी फर्टिलिटी जाने लगती है और वो धीरे 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 बैरन होने लगता है, अर्थात बंजर होने लगता है। तो बंजर होने के केस में उसकी फर्टिलिटी जाने लगती है, अर्थात जो हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं उसकी वजह से वो एसिडिक होने लगता है, एसिडिक होने लगता है, एसिडिक होने लगता है, धीरे धीरे उसकी फर्टिलिटी खत्म। अब उसकी फर्टिलिटी को वापस लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो सिंपल सी बात है कि कोई भी बेस युक्त फर्टिलाइजर यूज करना या फिर कोई बेस युक्त केमिकल हम अपने मिट्टी में मिलाने लगेंगे। ठीक, और वही बेस युक्त केमिकल क्या करेगा, तो उस एसिड को ब्रेक करेगा सॉल्ट और वाटर में। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज का अपना ये क्लास एसिड, बेस और सॉल्ट पूरी तरह से अपने तरीके से समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप अगर शुरू से देख रहे हैं किसी भी चीज को, चाहे वो चैप्टर एटम रहा हो, रेडियो एक्टिविटी रहा हो या फिर एसिड, बेस एंड सॉल्ट रहा हो, तो आपसे आपके क्वेश्चन बैंक के प्रश्न बनने चाहिए। हालांकि बहुत जल्द हम आपके साथ
एटम का, रेडियो एक्टिविटी का और जितने भी चैप्टर पढ़ाते जा रहे हैं उनकी क्वेश्चन सीरीज भी लेकर के आएंगे, जिसमें हम आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे एक प्रयास हम लोग और शुरू कर रहे हैं कि केमिस्ट्री और ज्योग्राफी के साथ साथ आपको पता है करंट अफेयर्स एंड डेली डोज भी चालू है, लेकिन इसके बावजूद भी हमने आपसे कहा था कि हम धीरे धीरे अपने कंटेंट और सब्जेक्ट दोनों बढ़ाते जाएंगे। तो इस आने वाले दिनों में हम हिस्ट्री की भी वीडियोस लेकर के बहुत जल्द आपके सामने आएंगे, जिसमें हम हिस्ट्री को एंशिएंट से शुरू करेंगे और एंशिएंट से धीरे धीरे बढ़ते हुए मेडिवल की तरफ जाएंगे। जब मेडिवल में अकबर के टाइम में अंग्रेज का आगमन होता है, तो उस आगमन से धीरे धीरे पॉलिटी की शुरुआत होती है। तो आप तब तक इंतजार करेंगे हिस्ट्री में जब तक हम अकबर तक नहीं पहुंच जाते। जैसे हम अकबर तक पहुंचेंगे वहां से हम पॉलिटी भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।